सोचिए, भारत के अपने ही जंगलों में दशकों से एक ऐसा गृह युद्ध चल रहा है जिसकी जड़ें पता है कहाँ है? 19वीं सदी के यूरोप में। जी हाँ, ये कहानी है नक्सलवाद की, एक ऐसा संघर्ष जिसने हजारों जानें ले लीं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आज ये कहाँ खड़ा है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हैं। और जरा सोचिए, ये बयान अपने आप में कितना कुछ कह जाता है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती बन चुका था। अब नक्सलवाद को समझने के लिए हमें भारत के किसी गांव में नहीं बल्कि टाइम में पीछे जाना होगा, सीधे 19वीं सदी के यूरोप में। वो दौर था औद्योगिक क्रांति का, और वहीं से एक ऐसा क्रांतिकारी विचार पैदा हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। तो देखिए, ये वो दौर था जब यूरोप में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो खुल रही थीं, धुआं उगल रही थीं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी वो बद से बदतर होती जा रही थी। और इसी जबरदस्त शोषण और असमानता की कोख से एक ऐसे क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया जो सच में दुनिया बदलने वाला था। तो समाज में ये जो टकराव चल रहा था ना, इसे समझने के लिए एक जर्मन फिलोसोफर सामने आए, कार्ल मार्क्स। 1848 में उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि देखो, समाज ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है पूंजीपति जिनके पास सारी दौलत है, सारी ताकत है, और दूसरी तरफ है मजदूर वर्ग जिसके पास सिवाय अपनी मेहनत बेचने के और कुछ नहीं है। तो मार्क्स का सल्यूशन क्या था? साम्यवाद, यानी कम्युनिज्म। लेकिन इस पूरे विचार का जो सबसे कह सकते हैं अहम और विवादास्पद पहलू था, वो ये था कि जो सत्ता में बैठा है वो अपनी ताकत इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। उसे हटाने के लिए शायद एक हिंसक क्रांति की जरूरत पड़ेगी। और बस यही एक लाइन, यही एक विचार आगे चलकर नक्सलवाद का मूल मंत्र बन गया। और देखिए, ये आइडिया सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा, ये हकीकत बना। पहले 1917 में रूस में और फिर 1949 में ठीक हमारे पड़ोस में चीन में। इसी विचार के दम पर वहां बड़ी बड़ी सफल क्रांतियां हुई। और अब ये आग धीरे धीरे भारत की दहलीज तक पहुंच रही थी। तो चलिए अब यूरोप से सीधा चलते हैं भारत और देखते हैं कि कैसे ये जो ग्लोबल आइडियोलॉजी थी, इसने पश्चिम बंगाल के एक छोटे से अनजान से गांव में आकर एक सशस्त्र विद्रोह की शक्ल ले ली। और पता है, इस पूरे हिंसक आंदोलन को अपना नाम कहां से मिला? पश्चिम बंगाल के उसी छोटे से गांव से जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, नक्सलबाड़ी। कहानी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर। सोचिए, एक किसान कोर्ट से अपनी जमीन का केस जीतता है, लेकिन उसे उस पर कब्जा नहीं करने दिया जाता। बस इसी मौके पर स्थानीय कम्युनिस्ट नेता कूद पड़ते हैं और इसे एक बड़े आंदोलन में बदल देते हैं। देखते ही देखते एक अकेले किसान की लड़ाई जमींदारों के खिलाफ पूरे समुदाय की एक हिंसक लड़ाई बन गई। नक्सलबाड़ी में जो ये चिंगारी लगी थी ना, ये बस वहीं तक सीमित नहीं रही। ये तो एक ऐसी आग बन गई जिसने देखते ही देखते मध्य और पूर्वी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। शुरू में जब सरकार ने एक्शन लिया तो इस आंदोलन को बचने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? वो शहरों से निकलकर घने जंगलों में चले गए और वहां जाकर उन्होंने हाथ मिलाया आदिवासी समुदायों से, जो सरकार और बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों से पहले से ही बहुत नाराज चल रहे थे। और 2010 आते आते ये आंदोलन इतना ज्यादा फैल गया था कि इसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना असर जमा लिया था। इसे रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। और इसका एरिया पता है कितना था? 92,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अंदाजा लगाइए, केरल और हरियाणा, इन दोनों राज्यों को मिला दें, उतना बड़ा इलाका। इन इलाकों में कमाल की बात यह है कि नक्सलियों ने अपनी एक पैरेलल सरकार ही बना ली थी। नाम दिया जनता सरकार। वो अपनी खुद की अदालतें चलाते थे, स्कूल खोलते थे, लेकिन सिक्के का एक दूसरा बहुत ही क्रूर पहलू भी था। उगाही करना, जबरदस्ती भर्ती करना और सिर्फ मुखबरी के शक पर किसी को भी मार देना, ये सब आम बात हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक पीक आता है। अपने चरम पर पहुंचने के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, और इसकी वजह सिर्फ बाहरी दबाव नहीं था, बल्कि अंदर से भी एक खोखला हो रहा था। तो हुआ ये आंदोलन दो मोर्चों पर एक साथ हारने लगा। एक तरफ तो ये अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई झगड़ों से खोखला हो रहा था, और दूसरी तरफ सरकार ने एक बहुत स्मार्ट डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ सुरक्षा बलों का एक्शन और दूसरी तरफ विकास की योजनाएं। और ये रणनीति
काफी असरदार साबित हुई। सोचिए, जो लड़ाई बराबरी के नाम पर शुरू हुई थी, उसी के अंदर असमानता ने घर कर लिया था। आरोप लगने लगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो खुद अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, और लड़ने मरने के लिए गरीब और निचली जातियों के लड़ाकों को आगे भेज रहे हैं। और इसी पाखंड ने, इसी हिपोक्रेसी ने आंदोलन की कमर तोड़कर रख दी। और इस डबल स्ट्रैटेजी का असर जमीन पर साफ साफ दिखने लगा। आंकड़े देखिए, जहां 2010 में नक्सलियों का असर करीब 180 जिलों तक फैला हुआ था, वहीं आज ये सिमटकर सिर्फ 18 जिलों तक रह गया है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नक्सलवाद अब पूरी तरह से खत्म हो गया है? देखिए, जमीन पर तो ये बहुत कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब ये एक नए और ज्यादा बदले हुए रूप में एक चुनौती बना हुआ है। और आज की बहस में एक नया और काफी विवादास्पद शब्द भी सामने आया है, अर्बन नक्सल। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये शब्द उन शहरी बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पर्दे के पीछे से इस सशस्त्र आंदोलन को आइडियोलॉजिकल और लीगल सपोर्ट देते हैं। इस सद के बीच भारत सरकार ने एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय कर लिया है। साल 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। हथियार शायद आज शांत हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्या वो वजह खत्म हो गई जिनकी वजह से ये पूरी आग भड़की थी? यानी गरीबी, शोषण, आदिवासी अधिकार। क्या इन मुद्दों का हल निकल गया है? और अगर नहीं, तो क्या ये संघर्ष किसी नए रूप में फिर से सिर नहीं उठाएगा?